उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा कस्बा नाग पहाड़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था। लेकिन उतना ही मशहूर था यहाँ का एक पुराना किस्सा। वह आत्मा जो रात को किसी का नाम लेकर बुलाती है। किसी ने उसे देखा नहीं, पर जिसने उसकी आवाज सुनी वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। यह कहानी उसी आवाज की है। शहर का पत्रकार आरव मेहता अपनी तेज दिमाग और बेधड़क स्वभाव के लिए जाना जाता था। महीने भर से नाग पहाड़ में रहस्यमय घटनाओं की बातें फैल रही थीं। दी की त्यादुशन्यारी यात्रियाँ थीं। कभी किसी की परछाई दीवार से अलग होकर चलने लगती, कभी किसी के कान में कोई फुसफुसाता, पर आसपास कोई नहीं होता और दो लोग तो बिना निशान के गायब भी हो चुके थे। आरव के लिए यह से एक शानदार रिपोर्टिंग का मौका था। वह आवश्यक सामान लेकर नागपहाड़ पहुंच गया। कैमरा, नोटबुक, रिकॉर्डर और साथ में उसकी वैज्ञानिक जिज्ञासा। बस उसे एक बात पता नहीं थी, कुछ कहानियां सिर्फ लिखने के लिए नहीं होती, उन्हें जीना भी पड़ता है। नाग पहाड़ के बीचों बीच लगभग 100 साल पुरानी एक हवेली थी, वीरपुर हाउस। कहते हैं वहां हर रात रोशनी जलती है, जबकि उस घर में कोई रहता ही नहीं। स्थानीय लोग उस घर का नाम लेते हुए भी कांपते थे। आरव ने गांव वालों से पूछा, वहां क्यों नहीं जाते लोग? उसने एक बुजुर्ग से पूछा। बूढ़े आदमी की आंखें डर से फैल गईं। क्योंकि जो भी गया उसका दिमाग लौटकर नहीं आया। क्या मतलब? भूत प्रेत की बातें हैं? बूढ़े ने सिर हिलाया। भूत से भी डरावनी चीज है बेटा, अधूरी आत्मा। उस रात आरव ने वहीं जाने का फैसला कर लिया। हवेली बाहर से टूटी फूटी थी, पर भीतर प्रवेश करते ही दीवारें एक दूसरे से फुसफुसाती महसूस होती थीं। दरवाजा पीछे से खुद ब खुद बंद हो गया। हल्की हवा चली, पर हवा में कोई ठंडक नहीं थी, सिर्फ घबराहट। अचानक आरव! किसी ने बेहद करीब से उसका नाम लिया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने साहस जुटाया। कौन है? सामने आओ। सन्नाटा। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे लगा कि उसकी परछाई उसके साथ कदम नहीं मिला रही। वह रुका। परछाई 2 कदम आगे निकल चुकी थी। आरव ने डर के मारे आंखें झपका लीं, और परछाई गायब। हवेली उस समय पूरी तरह चुप थी। चुप, लेकिन देख रही थी। आरव ने अपना कैमरा चालू किया और हवेली के हर हिस्से की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। एक औरत, उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द, एक टूटे घर का बोझ। नीचे एक नाम लिखा था, अदिति वीरपुर, साल 1923। अचानक कैमरा धड़ाम से खुद बंद हो गया। रिकॉर्डिंग रुक गई। अगले ही पल वही आवाज फिर। आरव, क्यों आए हो? इस बार आवाज में दुख भी था और गुस्सा भी। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? धीरे धीरे हवा के साथ एक परछाई बनती गई। एक स्त्री का धुंधला चेहरा, लंबे बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो इंसान की नहीं लगती थीं। उसने कहा, मैं अधूरी हूं, पूरी होने दो, वरना तुम भी अधूरे रह जाओगे। और वह गायब हो गई। अगली सुबह गांव का पुजारी आरव से मिलने आया। तुमने जो देखा वह आदिति की आत्मा है, उसने गंभीर आवाज में कहा। आदिति कौन? पुजारी बोला, दुर्भाग्य की कहानी है बेटा। शौर्य वीरपुर नाम का एक जमींदार था। आदिति उसकी पत्नी। शौर्य लालची और क्रूर था। जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ी, उसकी इंसानियत कम होती गई। फिर एक रात आदिति ने उसे गलत काम से रोकने की कोशिश की। शौर्य ने गुस्से में धक्का दिया। आदिति सीढ़ियों से गिरकर मर गई। ओह! आरव का मन भारी हो गया। लेकिन मौत शांत नहीं थी, पुजारी बोला। आदिति ने मरते वक्त चीखकर कहा था, मैं वापस आऊंगी, सच सच आंटी, सच उजागर करने। उसकी आत्मा यहीं बंधी रह गई। आरव ने पूछा, तो लोग क्यों गायब हो रहे? पुजारी ने डरकर कहा, आदिति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वह तो बस सच्चाई चाहती है। लेकिन हवेली में शौर्य की भी एक दुष्ट आत्मा भटकती है, जो आदिति को रोकना चाहती है और इंसानों को अपनी जगह बना लेती है। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उस रात आरव फिर हवेली पहुंचा। सच्चाई जानने की जिद ने उसे फिर वहीं खड़ा कर दिया। हवेली में दाखिल होते ही दरवाजे तेज आवाज से बंद हो गए। इस बार आवाज, ए, भाग जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। वह आदिति की थी। आरव बोला, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं,
बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अचानक पूरा कमरा ठंड से जम गया। दीवारों पर दरारें बनती दिखाई दीं, जमीन हिलने लगी और फिर दूसरी आवाज आई कि आवाज आई, भारी, गहरी, दानवी। यहां कोई सच लेकर नहीं जाता, कोई नहीं। आरव पीछे मुड़ा। एक काला, धुंधलाया हुआ पुरुष रूप, लाल आंखें, हवा में तैरता हुआ शरीर। यह शौर्य की दुष्ट आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, यह हवेली मेरी है। आदित्य किसी को भी सच बताने नहीं देगी और मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। अचानक हवेली में तेज सफेद रोशनी फैल गई। आदित्य की आत्मा प्रकट हुई। उसने चिल्लाकर कहा, शौर्य, तेरा आतंक आज खत्म होगा। दोनों आत्माएं एक दूसरे से भिड़ गईं। सफेद और काले धुएं का भयानक टकराव हुआ। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, लाइट्स झिलमिलाने लगीं, सारा फर्नीचर हवा में उठ गया। आरव खुद को बचाते हुए बोला, रुको, ये सब बंद करो। अमेय की आई हम बसनी यादें। पर द्वंद्व और भी तेज हो गया। आदित्य की आवाज आई, आरव, मेरी मौत की सच्चाई दुनिया को बता दो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। शौर्य गर्जा, झूठ, यह घर, यह कहानी, सब मेरे साथ ही दफन रहेगा। हवेली की छत का एक हिस्सा गिरते गिरते आरव से कुछ इंच दूर रुक गया। आदित्य ने उसे बचाया था। अगले दिन आरव ने पुराने दस्तावेज, रजिस्टर और अदालत की फाइलें खंगालीं। उसे एक बड़ी सच्चाई का पता चला। शौर्य ने जानबूझकर आदित्य को नहीं मारा था, बल्कि आदित्य ने उसकी काली करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए गांव वालों को बुलाया था। शौर्य ने बचने के लिए उसे धक्का दिया, पर बाद में इस घटना को दुर्घटना साबित कर दिया गया। आरव के हाथ एक पुरानी डायरी भी लगी, अदिति की लिखी हुई। उसमें अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, यदि मैं आज मर भी जाऊं, सच एक दिन दुनिया के सामने आएगा। जिसने मुझे गिराया, उसे शांति नहीं मिलेगी। आरव ने डायरी पढ़ते ही फैसला कर लिया, वह यह कहानी दुनिया को बताएगा। आखिरी बार हवेली में गया। आदित्य की आत्मा शांत भाव से प्रकट हुई। आरव, क्या तुमने सच पाया? उसने धीमे से पूछा। हाँ, आरव बोला, और मैं इसे दुनिया तक पहुंचाऊंगा। अब तुम मुक्त हो सकती हो। अचानक हवेली में काले धुएं का तूफान उठा। शौर्य उभर आया। झूठ, कोई नहीं बचेगा। वह आरव की ओर झपटा। ठंड जैसे शरीर को चुभने लगी। आरव दौड़ते दौड़ते सीढ़ियों से नीचे उतरा, पर शौर्य की आत्मा हर जगह उसका पीछा कर रही थी। आदित्य अचानक सामने आई और बोली, आरव, भागो मत, मेरी मदद करो। मासूस नेस कमरे में पड़े आदित्य की अधूरी डायरी के पन्ने हवा में उड़ने लगे। आखिरी पृष्ठ आरव के हाथ में आ गया। उस पर आदित्य की आखिरी इच्छा लिखा था। आरव ने वह पाये के पृष्ठ जीडी ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। आदित्य वीरपुर की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक अपराध था। शौर्य दर्द से चिल्लाया। उसका काला धुआं फटने लगा। आदित्य की आत्मा चमकने लगी। यही मेरा सच था, वह बोली। एक तेज सफेद प्रकाश फैला, जैसे सदियों की पीड़ा एक क्षण में मुक्त हो गई हो। शौर्य की आत्मा राख की तरह हवा में बिखर गई। आदित्य मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद आरव, अब मैं जा रही हूं, मुक्त होकर। और वह गायब हो गई। कुछ दिनों बाद आरव ने अपनी रिपोर्टिंग प्रकाशित की। पूरा प्रदेश हिल गया। लोगों ने वीरपुर हवेली की कहानी जानकर आदित्य को न्याय दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात आरव अपने कमरे में काम कर रहा था। कैमरा मेज पर रखा था। अचानक कैमरा खुद ब खुद ऑन हो गया। लाल लाइट जल उठी। कमरे में धीमी हवा चली। कान में एक हल्की, बहुत हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। धन्यवाद, आरव। लेकिन आवाज आदित्य की नहीं थी। कैमरे की स्क्रीन पर एक परछाई दिखी, काले रंग की, जलते हुए दो लाल बिंदु और ठंडी हंसी। कहानी खत्म नहीं हुई, आरव। कैमरा अपने आप बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा। आरव के मन में सिर्फ एक ही सवाल, क्या शौर्य वापस आ गया या यह कोई नया साया था